नीचे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा रहता है, थोड़ी दूर और नीचे जाते हैं तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये पूरा यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो जाता है. सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय सेंट वेनेंट, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट वेनेंट प्रिंसिपल. आई बात समझ में? नाउ एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर. सो मेंबर का एक्सियल डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन किया हुआ है. एक एलिमेंट हम लोग ले लिए, एलिमेंट पे इधर px और px लोड अप्लाइड है, उस एलिमेंट का dx लेंथ है, सो इसमें d डेल्टा होगा, इसका एरिया ax है, इजंट इट? नाउ सो इसका डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन आप सिंपल हम लोग क्या पढ़ते हैं, पी एल अपॉन ए होता है ना, तो डी डेल्टा इज इक्वल टू पी एक्स डी एक्स ए एक्स ई एक्स, सब में एक्स लगा हुआ है क्योंकि क्रॉस सेक्शन वैरिंग था. क्लियर? अगर यही क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो जाता तो ये p हो जाता है, dx के जगह l हो जाता है, ax के जगह a हो जाता है, e के जगह e हो जाता है. क्लियर? तो हम एक जनरलाइज्ड डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला ये डिराइव कर दिए, ये डी डेल्टा स्मॉल एलिमेंट पे डी डेल्टा हुआ है, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा. अब इसमें जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट नहीं रहेगा वो इंटीग्रेशन में रहेगा. सो सिंपल याद रखिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए होता है. क्लियर? अगर चीजें वैरी कर रही है तो ये भी वैरी कर सकता है, एल के जगह dx हो जाता है, ए के जगह ax हो जाता है, ई के जगह ex हो जाता है. तो एग्जाम में कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको इंटीग्रेशन करके बनाना होता है, isn't it? So that's why आपको ये चीज पता होनी चाहिए. ठीक है? नाउ कांस्टेंट लोड एंड कांस्टेंट एरिया, एरिया भी कांस्टेंट है और लोड भी कांस्टेंट है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए. क्लियर? सो इसमें थ्रू आउट एरिया भी कांस्टेंट है और थ्रू आउट लोड भी कांस्टेंट है. अलग अलग केस के लिए अलग अलग हम डेरिवेशन किए थे. क्लियर? फॉर यूनिट लोड डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए, इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. सो मेंबर का फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, यूनिट लोड अप्लाई करने पे जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. So displacement produced by unit load is called flexibility. So P equal to AE by L into delta. For unit displacement, P equal to AE by L is equal to stiffness K. Load required to produce unit displacement is called stiffness. So flexibility और stiffness क्या होता है, inversely proportional होता है या नहीं? So flexibility और stiffness दोनों inversely proportional होता है, isn't it? Stiffness comparison with स्प्रिंग के लिए आप लोग +2 से ही पढ़ते आए हैं, P इक्वल टू के इंटू डेल्टा, ये पढ़ते हैं ना स्प्रिंग के लिए. अगर कोई स्प्रिंग रहता है तो P इक्वल टू के इंटू डेल्टा होता है, और वही अगर रॉड रहता है तो हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू ए बाई एल इंटू डेल्टा. तो इस ए बाई एल को इक्विवेलेंट टू के बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट टू ए के बोल सकते हैं. तो स्प्रिंग में के को स्टिफनेस बोलते हैं, तो यहाँ पे भी ए बाई एल को क्या बोला जाता है, स्टिफनेस. तो ये दोनों का कंपैरिजन है. आई बात समझ में? यस. नाउ लोड कांस्टेंट है और एरिया वैरी कर रहा है, लोड कांस्टेंट है और एरिया वैरी कर रहा है, और एरिया भी कैसा वैरी कर रहा है, प्रिज्मेटिक सेगमेंट है, यानी कि एक सेगमेंट का एरिया कांस्टेंट है, फिर दूसरे सेगमेंट का एरिया कांस्टेंट है, ऐसे. क्लियर? तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों में पी लोड है, तो इसके कारण पी एल वन अपॉन ए वन ई प्लस पी एल टू अपॉन ए टू ई. इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आता है. ठीक है? कॉन्टिन्यूअसली वैरिंग एरिया, इस बार P कांस्टेंट है लेकिन एरिया वैरी कर रहा है. अगर P कांस्टेंट है, एरिया वैरी कर रहा है, तो Px में P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और Ax का फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे. क्लियर? तो इसका किसी भी स्मॉल एलिमेंट का हम लोग डिफॉर्मेशन लगा देते हैं, तो इधर से P अप्लाई किए तो इधर से भी P है, इधर से भी P है, इसका dx है. नाउ इसका ये डायमीटर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d2 है, तो x डिस्टेंस पे डायमीटर क्या हो जाएगा, तो d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एक्स. सो ये क्या हो जाएगा, k का वैल्यू ये. सो दिस इज द डेल्टा. इजंट इट? ठीक है? सो ये हम लोग डेल्टा हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर लिए हैं. ठीक है? ये डेल्टा आपको याद रखना है, ये डेल्टा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है.
क्लियर। सो अगर डायमीटर ऐसे वैरी कर रहा है, पी लोड अप्लाई किए हुए हैं, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन जो इसका होगा। क्लियर। कैलकुलेट इलोंगेशन ऑफ बार। इस बार इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है और वैरी कर रहा है, तो इसके लिए फिर से हम डिराइव नहीं किए हैं, उसी को हम लोग यूज कर लिए, तो इसका डेल्टा का ये एक्सप्रेशन है। क्लियर। इसका भी वैसे ही कैलकुलेशन होता है और ये डेरिवेशन होता है, तो हर क्वेश्चन का कितना डेरिवेशन करते रहिएगा, तो इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए और यहां पे डेरिवेशन समझ लीजिए। इज इट क्लियर? नाउ वैरिंग लोड एंड कांस्टेंट एरिया। इस बार लोड वैरी करेगा और एरिया कांस्टेंट रहेगा। देखिए यहां पे P1 अप्लाई कर दिए, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन यहां से यहां तक तो P1 रहेगा, फिर यहां पे लोड लगाया हुआ है तो इधर लोड अलग हो गया। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करने में जल्दी समझ में आता है। तो देखिए इस एलिमेंट को यहां से यहां कट कर दिए, तो यहां पे P1 है तो यहां पे भी P1 ही होगा। सो यहां पे P1 है तो यहां पे P1 होगा। क्लियर। तो यहां पे लोड अप्लाई कर दिया, दैट इज P2 माइनस P1। ठीक है। सो ये हो जाएगा P2 माइनस P1। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो दिस इज द इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। आया समझ में? तो इन एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो इससे हम लोगों का कैलकुलेशन हो जाता है। नाउ इसी तरह के जो अभी थ्योरी पढ़ाए उस पर एक ये पूरा क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक कोई बार है, इसमें ऐसे फोर्स लगा हुआ है। क्लियर। कह रहा है कि टोटल इलोंगेशन या कंप्रेशन निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? तो इसका एलिमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है। तो 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिए। अब किसी एक एंड से चलना शुरू कीजिए। अगर इधर से 500 लगा हुआ है तो इधर से 5000 लगा हुआ है तो इधर 5000 ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें सम ऑफ फोर्सेस 0 है। इधर 5000 है एंड इधर 2000 है, तो 7000, इधर 8000 है और 1000 है, तो कितना हो गया? 8000 8000 दोनों डायरेक्शन में है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये 5000 होगा तो ये 5000। अब ये 5000 है, लेकिन यहां पे कितना फोर्स लगा हुआ है? 8000। तो यहां पे दूसरा फोर्स 3000 होगा, तभी तो ये दोनों ऐड होके 8000 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर। तो ये 3000 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली पता चल गया 3000। अब यहां पे नेट 2000 होना है और ऑलरेडी यहां पे 3000 है, इसका मतलब 1000 उस डायरेक्शन में, और देखिए उस एंड पे मैच कर गया या नहीं? मैच कर गया ना। क्लियर। सो इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना के डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ए बी, डेल्टा बी सी, डेल्टा सी डी, तीनों हम लोग निकाल दिए और तीनों निकाल के हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली वैरिंग लोड, कॉन्टिन्यूअसली वैरिंग लोड। ठीक है। सो हर मेंबर में लोड वैरी कर रहा है, तो इसका सेल्फ वेट कंसीडर कर लीजिए। सेल्फ वेट नीचे हर सेक्शन पे सेल्फ वेट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्यों? यहां का सेक्शन कंसीडर करेंगे तो नीचे बस इतना का वेट उस पर एक्ट कर रहा है, यहां कंसीडर करेंगे तो इतना का वेट एक्ट कर रहा है, यहां कंसीडर करेंगे तो इतना का वेट एक्ट कर रहा है, ऐसे करके। क्लियर। तो अगर हम लोग एक dx एलिमेंट लेंगे, अगर हम लोग एक dx एलिमेंट लेंगे तो गामा a इंटू एक्स, नीचे इसका वेट कितना हो जाएगा? गामा ए इंटू एक्स वेट लग रहा है, ऊपर गामा ए इंटू एक्स वेट लग रहा है, और ये dx एलिमेंट है, तो इसका डिफॉर्मेशन हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। फाइनली डेल्टा इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, एग्जाम में डिराइव नहीं करना है बैठ के। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। उसी फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं। टोटल वेट उसका क्या हो जाएगा? गामा ए एल टोटल वेट है, तो गामा ए एल इंटू एल अपॉन 2AE, ऐसे करके उसी को रीअरेंज कर दिया, तो WL अपॉन 2AE। कैसे याद रखिएगा? बहुत सिंपल है। उसका पूरा वेट जितना है उतना अगर नीचे पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं तो इलोंगेशन कितना होता है? WL अपॉन AE। लेकिन अगर वही वेट उसका पूरे मेंबर के लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिफॉर्मेशन कितना हो जाता है? उसका हाफ हो जाता है, दैट इज WL अपॉन 2AE। ठीक है। वैरिंग लोड एंड वैरिंग क्रॉस सेक्शन। लोड वैरी कर रहा है और क्रॉस सेक्शन भी वैरी कर रहा है, तो वो कैसा होता है? देखिए इसमें लोड भी वैरी कर रहा है और क्रॉस सेक्शन भी वैरी कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सारे का डिफॉर्मेशन अलग अलग जोड़ देंगे, तो आपका फाइनल डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल किया हुआ है,
देखिए ये तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, P1 P2 P3 P4 अप्लाइड है। P1 P2 P3 P4 का वैल्यू दिया हुआ है, P1 P3 P4। अच्छा P2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट P2 फॉर इक्विलिब्रियम, तो सिंपल है ना, P2 इक्विलिब्रियम के लिए तो तुरंत निकल जाएगा, सिग्मा Fx 0 होना चाहिए, तो सारा फोर्स हम लोग अप्लाई कर देंगे और सिग्मा x 0 कर देंगे, सिग्मा Fx 0, तो P2 हम लोगों का निकल गया। जैसे ही P2 निकला, अब हम लोग तीनों का FBD बना दिए हैं। तीनों का FBD बनाइएगा, इसका इलोंगेशन, इसका कंप्रेशन, इसका इलोंगेशन, तीनों को ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर? सो इलोंगेशन, कंप्रेशन एंड देन इलोंगेशन। सो इलोंगेशन, कंप्रेशन है तो नेगेटिव, फिर इलोंगेशन पॉजिटिव। हम लोग इलोंगेशन पॉजिटिव लेते हैं इन जनरल, और कंप्रेशन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? इससे हम लोगों का फाइनल ये आ गया, पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट्स इलोंगेशन ऑफ मेंबर। पॉजिटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलोंगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आता है सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। एग्जाम में अगर आप इसको डिराइव कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो आप सीधे वहां पे टिक कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मेंबर का क्रॉस सेक्शन ऐसा वैरी कराइए, मेंबर का क्रॉस सेक्शन ऐसा वैरी कराइए कि हर लेवल पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहे? सेम रहे। हर लेवल पे स्ट्रेस का वैल्यू सेम रहे। सो मेंबर का क्रॉस सेक्शन को वैरी कराइए, ऐसा वैरी कराइए कि हर लेवल पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहे? सेम। हर लेवल पे स्ट्रेस का सेम। तो एक्स लेवल पे हम मान लिए, तो अगर स्ट्रेस हर जगह सेम है तो इसका यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए एक्स, और ऊपर कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए एक्स प्लस डी ए। क्यों? क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है ना, एरिया चेंज हो रहा है, और बीच में इतने पोर्शन का वेट क्या हो जाएगा? गामा ए एक्स डी एक्स। अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दीजिए, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किए, फाइनली हम लोगों को निकल गया ए एक्स का ये इंटीग्रेशन आया, बस सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किए, ए एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे ए एक्स ए वन है, तो सी वन का वैल्यू इतना आ गया, और फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाइनली ए एक्स। यानी कि एरिया अगर ऐसे वैरी करेगा, एरिया अगर ऐसा वैरी करता है तो आपका क्या हो जाएगा? वो मेंबर में हर जगह स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहेगा? सिग्मा रहेगा। अगर एरिया इससे एक्सपोनेंशियल ये ऐसे वैरी कराएंगे तो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए, एक्सियल फोर्स डायग्राम। एक्सियल फोर्स डायग्राम कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। एक्सियल फोर्स डायग्राम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। क्या पूछता है कि ऊपर क्वेश्चन दे देगा और कहेगा नीचे कौन सा डायग्राम सही है। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं? टेंशन को पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेशन को नेगेटिव लेते हैं, टेंशन को पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेशन को नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? सो ये मेंबर है, ये मेंबर है, और ये मेंबर है, इजंट इट? सो ये मेंबर और ये मेंबर, 3 मेंबर है। क्लियर? तीनों मेंबर का एफबीडी ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें टेंशन है तो 500 टेंशन। क्लियर? इसमें कंप्रेशन है तो 1500 कंप्रेशन, इसमें 2000 कंप्रेशन तो 2000 कंप्रेशन। सिंपल। क्लियर? सो दिस इज द वे टू ड्रॉ। चलिए, ड्रॉ एक्सियल फोर्स डायग्राम कंसीडरिंग सेल्फ वेट ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे एक कितना वैल्यू अप्लाइड है? दैट इज एफ। तो बॉटम में एफ अप्लाइड है, और जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और यहां पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? तो एफ हो जाएगा और प्लस इसका वेट। तो बॉटम में यहां पे एफ है और टॉप में एफ प्लस गामा ए एल है, और यहां से यहां तक ये वैरी कर रहा है। आया समझ में? तो फोर्स का वेरिएशन ऐसा है एक्सियल फोर्स का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं पता है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब आप गुनाह कर रहे हैं। ठीक है? सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं पता है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। ठीक है? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट एक्सियली लोडेड मेंबर, इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है। एक्सियली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से नहीं बनेगा, उसमें एक कॉम्पैटिबिलिटी भी लगाना पड़ता है। क्लियर? तो यही हम इसमें बताए हैं। क्लियर? सो बहुत सिंपल है। हम लोग इसमें कैलकुलेट मैक्सिमम स्ट्रेस इफ एरिया इज इक्वल टू इतना, तो फोर्स लगाए हैं और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कैसे है।
देखिए इसमें दोनों एंड से रिएक्शन कितना, आर ए एंड आर सी, दो रिएक्शन होगा, ठीक है। यहां पे बाकी का भी दो रिएक्शन होगा, लेकिन वो सब रिएक्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्सियल फोर्स केवल लगा हुआ है तो बाकी का रिएक्शन जीरो होगा। चलिए आपके पास इक्वेशन कितना इक्विलिब्रियम का, तीन इक्वेशन है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो की है तो एक इक्वेशन बना, सिग्मा एफ वाई जीरो की है, जीरो इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम जेड इक्वल टू जीरो की है, जीरो इक्वल टू जीरो, ये दोनों इक्वेशन यूजलेस हो गया। तो इक्वेशन एक बना और उसमें अननोन कितना है, आर ए एंड आर सी है, ठीक है। इक्वेशन एक बना और उसमें अननोन कितना है, आर ए एंड आर सी। इट मीन्स इक्वेशन अवेलेबल is only one and unknowns are two, RA and RC. So DSI is equal to 1. इसलिए DSI कितना था, 1. Now compatibility condition, ठीक है, compatibility condition. So compatibility condition हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस से सोचिए। ये मेंबर है, बीच में से आप इसको ऐसे पकड़ के खींचें तो इधर का पोर्शन इलोंगेट होगा और इधर का पोर्शन कंप्रेस होगा, लेकिन ओवरऑल मेंबर का डिफॉर्मेशन कितना हुआ, जीरो हुआ ना। ओवरऑल तो मेंबर का लेंथ वही रहा, तो एक का इलोंगेशन एक का कंप्रेशन मिला के फाइनली क्या हुआ, जीरो होगा ना, तभी तो मेंबर का लेंथ सेम रहेगा, ठीक है। नेट इलोंगेशन बिटवीन ए एंड सी इज जीरो, तो आप इधर से आर ए अप्लाई किए थे तो इधर से आर ए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें आर सी था तो आर सी अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट में भी एफबीडी वैसे ही बनाते हैं जैसे स्टैटिकली डिटर्मिनेट में करते थे। स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के एफबीडी में डिफरेंस है। देखिए यहां पर आप एक एंड से चलते हैं ना तो दूसरे एंड पे वैल्यू मैच कर जाता था। देखिए 500 500 1500 1500 इधर 2000 आई, यहां पे ये 2000 अपने आप मैच कर गया। लेकिन जब इनडिटर्मिनेट का एफबीडी बनाइएगा ना ऐसे तो वो मैच नहीं करता है। आप यहां आर ए किए तो यहां आर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा, पी माइनस आर ए, और फिर वहां पे होगा आर सी। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि अननोन है। जब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना तब ये मैच करेगा, लेकिन अभी तो मैग्नीट्यूड नहीं पता है ना, इजंट इट। तो इसलिए इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ किया कीजिए, और एक में देखिए कंप्रेशन है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस, और एक में क्या है, इलोंगेशन है तो उसको हम लोग इलोंगेशन, और दोनों को कर दिए तो ये आ गया। अब देखिए कुछ लोग एफबीडी ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग एफबीडी ऐसे बनाते हैं, दोनों तरीका है एफबीडी बनाने का, ठीक है। कुछ लोग एफबीडी ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग एफबीडी ऐसे बनाते हैं। यहां पे आर ए कर दिए हैं तो ये 500 प्लस आर ए हो गया और ये 500 प्लस आर ए हो गया। और कुछ लोग बनाते हैं कि यहां पे आर सी दिखा दिए, इसमें आर ए दिखा दिए। दिस इज द डिफरेंस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम से आया था और एक इक्वेशन कॉम्पैटिबिलिटी से आया था, तो आर ए और आर सी का वैल्यू निकल गया। तो दोनों में मैक्सिमम फोर्स कौन सा है, 300, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाई 50, तो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। नोट स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, बड़ा काम आता है। अगर कोई मेंबर है, यहां पे ए डिस्टेंस है, यहां पे बी डिस्टेंस है, और यहां पे लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है। क्लियर, यहां पे ए डिस्टेंस है, यहां पे बी डिस्टेंस है, isn't it? So this is A distance, this is B distance है, यहां पे P फोर्स है, isn't it? अब ये जो P फोर्स है तो इस साइड का रिएक्शन होगा P इंटू उधर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई L, और इस साइड का रिएक्शन होगा P इंटू इधर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई L। वैसे ही है जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन होता है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन होता है, उसी टाइप से है। हाँ रजत, सोम के बाद वही कराएंगे, स्ट्रक्चर कराएंगे, ठीक है। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, ये फिर से इनडिटर्मिनेट का क्वेश्चन आ गया। चलिए इसमें ये डॉटेड लाइन जो दिखाया हुआ है ना, इतना ड्रिल किया हुआ है उसमें, मतलब यहां पे क्रॉस सेक्शन कम कर दिया और इधर क्रॉस सेक्शन अलग है। तो देखिए सबसे पहले हम एफबीडी बना दिए, तो इधर आर ए हो गया, इधर आर डी हो गया।
इजंट इट। इसका एफबीडी ड्रॉ किए, एफबीडी ड्रॉ किए तो क्या हो जाएगा, आर ए 200 प्लस आर ए 200 प्लस आर ए 600 माइनस आर ए 600 माइनस आर ए। कुछ लोग इसी को आर डी भी कंसीडर करके बनाते हैं। तो अलग अलग तरीका है, कोई भी कैसे भी बना सकता है। क्लियर, कोई रोका नहीं है आपको। नाउ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो आर ए और आर डी में देखिए इक्वेशन आ गया, आर डी इक्वल टू 600 माइनस आर ए है ना, यहाँ पे देखिए आर डी इक्वल टू 600 माइनस आर ए है ना, इक्विलिब्रियम से वही चीज आ जाता है। क्लियर, तो अगर आप आर डी मान के भी बनाते तब भी सेम ही रहता है। ठीक है, ये चीज समझना पड़ता है। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, नेट डिफॉर्मेशन बिटवीन ए एंड डी इज 0, नेट इलोंगेशन ऑफ ए डी इज 0। तो एक कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा टेंशन, तीनों को ऐड कर दिए तो आर ए का वैल्यू निकल गया। जैसे ही आर ए का वैल्यू निकला, आर डी का वैल्यू निकल गया। इजंट इट? सो दिस इज द वे। नाउ कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड, एज्यूम बार एज रिजिड। डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड, ये फ्री एंड का डिफ्लेक्शन निकालना है और बार को रिजिड मानना है। क्लियर, ये क्वेश्चन भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट करके पूछा जाता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन डिटर्मिनेट का है, ठीक है, और ये इनडिटर्मिनेट का क्वेश्चन है। नहीं, दोनों इनडिटर्मिनेट है। रुक जाइए, हाँ ये डिटर्मिनेट है और ये इनडिटर्मिनेट है। तो आपको रियलाइज होगा कि ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बन जाएगा और ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं बनेगा। इसी को समझाने के लिए हम दोनों साथ साथ कंपेयर करके बनाए थे। देखिए इसका एफबीडी बनाइए, ये पिन सपोर्ट है, दो रिएक्शन, ये आरबी है, यहाँ पे स्प्रिंग में कुछ फोर्स होगा और ये 100 है। क्लियर, ये उसका एफबीडी हो गया, उसमें दो स्प्रिंग है इसलिए आरबी आरसी। नाउ चलिए इसमें अननोन कितना है, 3 है, एच ए वी ए और आरबी। ठीक है, इक्वेशन अवेलेबल कितना है, 3। ठीक है, नाउ सो डीएसआई इक्वल टू 0। अब देखिए प्रूफ कर देंगे। और इसमें क्या है, अननोन 4 है, इक्वेशन अवेलेबल कितना है, 3, तो डीएसआई इसमें 1 है। कैसे प्रूफ करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एच ए इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ये सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0 ही है। उसमें भी हम लोग इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एच ए निकल गया, वी ए निकल गया, आर बी निकल गया, तीनों वैल्यू निकल गया। लेकिन इधर क्या दिक्कत हुआ, इधर दिक्कत हुआ, इन अबव 3 इक्वेशन 4 अननोन्स आर प्रेजेंट, सो 1 मोर इक्वेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड यूजिंग कॉम्पैटिबिलिटी। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं है कि एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट है और एक इनडिटर्मिनेट है। आप लोग बस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर याद कर लिए हैं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन होता है तो ऐसे करके बना लेते हैं डिफॉर्मेशन का, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। अब आपको कॉम्पैटिबिलिटी चाहिए तो ये मेंबर रिजिड मेंबर है ना, ये मेंबर रिजिड मेंबर है। ठीक है, सो ये मेंबर रिजिड मेंबर है, तो ये मेंबर जब ऐसे जाएगा ना, ठीक है, सो ये मेंबर रिजिड मेंबर है, ये ऐसे डिफॉर्म होगा, तो डिफॉर्म होगा तो ये एक डेल्टा होगा और ये एक डेल्टा होगा। क्लियर, सो ये एक डेल्टा होगा, ये एक डेल्टा होगा। क्लियर, दोनों डेल्टा में रिलेशन हो जाएगा क्योंकि ये रिजिड मेंबर है तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो इससे हम लोगों का आर बी और आर सी में रिलेशन आ गया। अब उधर 4 इक्वेशन 4 अननोन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 4 इधर भी हम लोगों का सारा वैल्यू आ गया। अब इधर हम लोगों को क्या निकालना था, डेल्टा एस इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या हो जाएगा, आर बी बाई के। ठीक है, और सी पॉइंट कितना नीचे जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिए। इधर पहले हम लोग रिएक्शन निकाले, फिर डेल्टा बी निकाले, और डेल्टा बी जैसे ही निकल गया हम लोगों का डेल्टा डी निकल गया सिमिलर ट्रायंगल से। डेल्टा डी कैसे निकलेगा, देखिए डेल्टा बी, अगर ये वैल्यू पता चल गया तो ये वैल्यू पता चल जाएगा ना सिमिलर ट्रायंगल से। क्लियर, चलिए ऑल्टरनेटिवली, इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली करके भी बनाए थे क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा करके आप लोग नहीं बनाइएगा। एग्जाम में तो शॉर्टकट में बनाना होगा ना, तो एग्जाम में देखिए कैसे शॉर्टकट बनता है। सिंपल लोड अप्लाई किए तो यहाँ डेल्टा सी होगा, यहाँ डेल्टा बी होगा, तो यहाँ के डेल्टा बी एक्ट करेगा। यहाँ पे 100 अप्लाई किए तो के डेल्टा बी के डेल्टा सी। क्लियर, सीधा ए पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम लिख देंगे दोनों में, तो ए पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम लिखे, सीधा डेल्टा बी हम लोगों का आ गया, डेल्टा सी फिर सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिए। इसमें के
ए पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, और फिर सिमिलर ट्रायंगल से डेल्टा बी और डेल्टा सी में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डेल्टा बी डेल्टा सी आ गया, और फिर डेल्टा डी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लिए। क्लियर? तो एग्जाम में ऐसे सॉल्व किया जाता है, और वो जो बताए थे अभी थोड़ी देर पहले वो समझने के लिए बताए थे। दिस इज द डिफरेंस। आए समझ में? वो पूरा समझने के लिए बनाए थे कि अच्छा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और जहां नहीं सॉल्व होता है वहां कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन क्रिएट किया जाता है। आप लोग क्वेश्चन को बस इतना ही समझते हैं, जबकि हमेशा क्वेश्चन को बेसिक से कोरिलेट करके समझना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, कंपोजिट बार्स, अगर कंपोजिट बार्स होगा तो कंपोजिट बार दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ कंपोजिट बार है, ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल से बना के एक बार बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट बार। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो दोनों कंप्रेस होगा, दोनों कंप्रेस होगा, इजंट इट क्लियर? और दोनों का कंप्रेशन इक्वल होगा या नहीं, देख के पता चल रहा है या नहीं कि दोनों इक्वली कंप्रेस होगा। जितना डेल्टा ये जाएगा उतना ही डेल्टा अंदर का भी मटेरियल जाएगा। तो जब पी लोड अप्लाई किए हैं तो बाहर वाला ट्यूब जो है, बाहर वाला ट्यूब R1 रिएक्शन अप्लाई किया और अंदर वाला ट्यूब R2 रिएक्शन अप्लाई किया, तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा Fy इक्वल टू 0 और कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन कि दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिएगा तो R1 और R2 का वैल्यू निकल जाएगा। दिस इज थ्योरी। इस थ्योरी पे क्वेश्चंस बनाना होता है। क्लियर? तो इस थ्योरी पे एक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको, और ये स्ट्रेस का वैल्यू, ये शॉर्टनिंग का वैल्यू। एक बार पी निकल गया तो स्ट्रेस शॉर्टनिंग ये सब निकालना तो बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल लेता है। स्ट्रेस रिएक्शन निकालना तो बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल लेता है ये सब। ये क्वेश्चन हम बनाए, ठीक है, ये एक रिजिड बार है, ये एक रिजिड बार है, ठीक है, ये रिजिड बार है, और ये एक आउटर ट्यूब है और एक ये अंदर का ट्यूब है। क्लियर? दोनों मटेरियल में स्ट्रेस निकालना था। पता नहीं हम बनाए थे कि नहीं बनाए थे, अच्छा नहीं बनाए थे, ये होमवर्क दे दिए थे, ठीक है ना, जो पढ़ाए हैं अभी बस वैसे ही बनेगा। ये 45 इक्वल टू R1 प्लस R2 दो, और दोनों में डिफॉर्मेशन सेम, और उससे स्ट्रेस निकालना था। सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी थ्योरी पढ़ा है बस उसमें वैल्यू रख दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आज देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन जरा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो है ना बनाइएगा खुद, और देखिएगा कि दिमाग चलता है कि नहीं चलता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन खुद से बनाइएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन खुद से बनाइएगा। जिससे नहीं बनेगा वो लोग सॉल्यूशन कहां से देख सकते हैं? सॉल्यूशन इज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आरसी हिबलर्ड, पेज नंबर 145, 10th एडिशन। ठीक है, पीडीएफ इजीली अवेलेबल है, आरसी हिबलर्ड का सोम के बुक का पीडीएफ इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उस बुक में 145 नंबर पेज पे चले जाइए और वहां पे जाके इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर खुद से नहीं बनेगा तब ये काम कीजिएगा। आई बात समझ में? पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा तब ये चीज़ ट्राई देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, रेस्ट रिवीजन कल करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।